हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीते। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं समग्र इतिहास बुक से आधुनिक भारत का बहुत ही शानदार टॉपिक वेवेल एवं कैबिनेट मिशन योजना। लॉर्ड वेवेल के बारे में वेवेल योजना पढ़ेंगे एवं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन एवं अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इन टॉपिकों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो वेवेल योजना जो थी 14 जून 1945 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। अगला पॉइंट है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या कैसी होनी थी? तो समान होनी थी। ठीक है, समान। अगला पॉइंट है, वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो वेवेल योजना का ठोस परिणाम जो था वो शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। ठीक है। अगला पॉइंट है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक किया गया था। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 14 जुलाई 1945 तक चला। अगला पॉइंट है, किस वायसराय ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था? तो वो था लॉर्ड वेवेल। ठीक है। अगला पॉइंट है, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 1945 तक थे। 39 से 45 तक लगातार 6 साल तक उन्होंने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया है, जो सबसे अधिक कार्यकाल था। नेक्स्ट पॉइंट, 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो था शिवाराज। ठीक है, शिवाराज ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई वार्ताएं एवं समझौते। तो सबसे पहला वार्ता था राजा जी फार्मूला, जो 10 जुलाई 1944 को चला था। ठीक है। उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता चला सितंबर 1944 में। उसके बाद जो है भूला भाई देसाई और लियाकत अली समझौता जो चला था अप्रैल 1945 में। और उसके बाद जो है शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 को चला। इसका डेट जरूर याद रखेंगे, 25 जून 1945 को। तो ये था लॉर्ड वेवेल के बारे में वेवेल योजना से संबंधित क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। वे कौन 3 अंग्रेज कैबिनेट मंत्री थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। नेक्स्ट है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन भारत आया था? तो वो कैबिनेट मिशन योजना था। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण किससे संबंधित है? तो यह है कैबिनेट मिशन से। ठीक है। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अगला पॉइंट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस का वह कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो वो थे महात्मा गांधी, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रस्तावित हुए थे। वो क्या क्या प्रस्ताव था देखिए। भारत में एक संघ राज्य की स्थापना ब्रिटिश भारत एवं रियासत को मिलाकर की जाए। सॉरी। दूसरा, सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय सदस्यों के द्वारा किया जाए। और तीसरा था, प्रांतों को केंद्रीय विषय छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। और चौथा था, प्रांत आपस में गुट बना सकते हैं। ठीक है, प्रांत आपस में गुट बना सकते हैं। और अगला है, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए।
नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी थी। और अंतिम है एक अंतरिम सरकार का गठन सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो वो था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट पॉइंट है किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभागीय भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? वो था कैबिनेट मिशन 1946। मुस्लिम लीग के विषय में सही कथन क्या है? तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये था कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित सारे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के गठन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इधर से, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में और कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट है किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना। अगला पॉइंट है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वो था 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्ष 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो वो था प्रांतीय सभाओं द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला पॉइंट है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला पॉइंट है भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, BR अम्बेडकर। अगला पॉइंट है किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो वो थे GV मावलंकर जी। अगला पॉइंट है वह कौन सा प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं अंतरिम सरकार के गठन के बारे में देखते हैं। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 2 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट है 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य क्या था? तो वायसराय कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो ये था अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य ये तीनों। अगला पॉइंट है 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था खाद्य तथा कृषि मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो वो थे आसफ अली। ठीक है, कौन थे? आसफ अली। अगला पॉइंट है लॉर्ड बेवेल के प्रयास से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को। अगला पॉइंट है जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वो था वित्त विभाग। ठीक है, लियाकत अली वित्त विभाग के अध्यक्ष बने थे, मतलब मंत्री बने थे। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो वो है बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि में सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। अगला पॉइंट है सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नोआखली। ठीक है, नोआखली में सीधी कार्यवाही दिवस के दिन प्रमुख दंगा हुआ था।
वे चाहे खुद को मुसलमान या हिंदू कुछ भी और बताते हो, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्या करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये पंक्ति किसकी है? तो वह है महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है, अभिरक्षण की मांग करने के वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं। यह कथन किसका है? तो यह है अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, अगला पॉइंट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 ईस्वी में यह बात किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने, मुस्लिम दंगों पर। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो थे JB कृपलानी, 23 नवंबर 1946 को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946 को। ठीक है, अगला पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया था? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा हुई थी। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो वो नई दिल्ली में थे। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को। अगला पॉइंट है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो वो है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ने किन प्रांतों में लोक निर्णायक संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। ठीक है, अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू तथा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जो है विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला पॉइंट है, किसने 1947 ईस्वी के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो वो थे डॉक्टर किचलू, विभाजन के प्रबल विरोधी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, डॉक्टर किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, विपक्ष में इन्होंने वोटिंग किया था। नेक्स्ट है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, 15 जून 1947 को। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। यह 30 जून 1947 को निर्धारित हुई थी। अगला पॉइंट है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। ठीक है, हिंदू महासभा ने। अगला पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को।
अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब पारित किया गया था? तो 15 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कब पारित किया गया था? तो 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 18 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने, ठीक है, संविधान सभा। अगला पॉइंट है 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने, ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी। अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात, मध्य रात्रि को हमको आज़ादी मिली थी। अगला पॉइंट है आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो गवर्नर जनरल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो वो थे BR अम्बेडकर, कानून मंत्री इनको बनाया गया था। किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो CH भाभा वाणिज्य मंत्री से खनन एवं शक्ति मंत्री हो गए थे, ठीक है। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त सुरक्षा, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों एवं युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो वो थे ऑनचिन लेक नाम था उनका। अगला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे JB कृपलानी जी। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? तो वो थे जॉर्ज सस्टम। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली, ठीक है, 1945 से 51 इनका सेशन था। अगला पॉइंट है अगस्त 1947 पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो वो महात्मा गांधी, नोआखली बंगाल, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसने कहा था? तो ये लॉर्ड एटली ने कहा था। किसने? लॉर्ड एटली ने। अगला पॉइंट है सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा था? तो ये माइकल ब्रीचर ने कहा था, माइकल ब्रीचर ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो KM पनिक्कर ने कहा था। किसने कहा था? KM पनिक्कर ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो ये है R कुपलैंड का, R कुपलैंड। अगला पॉइंट है दोस्तों माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो C राजगोपालाचारी थे जो 1948 से 50 तक गवर्नर जनरल रहे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे वो C राजगोपालाचारी बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यही थे C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए स्वतंत्रता भारत को मिली है न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? ये थे महात्मा गांधी, ठीक है। अंग्रेजों के विषय में सत्य कथन क्या है? तो उसको देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान कर दी और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये दोनों सत्य कथन। नेक्स्ट पॉइंट गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था।
अगला पॉइंट है, भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो वो था पुर्तगालियों से। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो वो था गोवा। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये था आज का टॉपिक। दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये समग्र इतिहास का आधुनिक भारत का बहुत ही शानदार टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है और इसके बाद फिर हम लोग कल मिलते हैं स्वतंत्र भारत का इतिहास एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हो सके तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें।